कोकिला बेन पिछले 5 साल से दिल्ली के चांदनी चौक में 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने का काम कर रही थी। कोकिला बेन के गुजराती खाने की चर्चा तो हर तरफ थी। खास तौर पर उनकी थाली का ढोकला सबसे ज्यादा फेमस था। एक दिन पंजाबी कस्टमर कोकिला बेन के हाथ की गुजराती थाली खाते हुए बोलता है, अरे बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया खाकर। अरे 100 रुपये देने पे भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। आप तो 1 रुपए में दे रही हो। अरे मैं तो कहता हूँ ना, 1-2 रोटी और दे दो और ढोकले भी। लेना भाई लेना, तुम्हारे वास्ते ही तो बनाया है। आने पेट भर के खाओ और खा के खूब मजा करो। अरे नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। इतना बोलकर वो कस्टमर पेट भरकर गुजराती खाना खाता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ही एक दिन कोकिला बेन की बहू हेतल अपने पति जिगर के साथ कोकिला बेन से मिलने आती है। हेतल एक चालाक किस्म की औरत थी। शादी के थोड़े ही टाइम बाद हेतल ने कोकिला बेन से अलग होने का फैसला ले लिया था। हेतल कोकिला बेन के पैर छूते हुए बोलती है, जय श्री कृष्णा माँ जी, केम छो? मजामा, तमे केम छो? मजामा। कितने वक्त बाद तुमको देखा है, अच्छा लगा। वैसे भी अपने धंधे में किसी की मदद की जरूरत थी, अभी तुम दोनों आ गए हो, तो हेतल तू थोड़े दिन मेरे साथ मदद कर देना। कैसा काम माँ जी? आप कौन सा काम करते हैं? तुम लोगों के जाने के बाद ऐसे अकेली हो गई हूँ ना, तो फिर मैं 1 रुपए में लोगों को गुजराती थाली खिलाने का व्यापार शुरू कर दिया था मैंने। अने कृष्ण भगवान की कृपा से व्यापार बहुत सरस चल रहा है। कल मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगी ना, तो तुम अपनी आंखों से देख लेना। ऐसे ही दोनों सास बहू बैठकर बातें करते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कोकिला हेतल को लेकर 1 रुपए में गुजराती थाली खिलाने वाले स्टैंड पर लेकर जाती है और हेतल को सारा काम समझाती है। पूरा दिन ग्राहकों की खूब भीड़ जमी रहती है। ये सब देखकर हेतल अपने मन में सोचती है, अरे वो तो मेरी सासू माँ के पास तो बड़ी चांदी है, लेकिन मेरी सासू माँ है तो पागल, खाना खिला रही है। अरे जिस हिसाब से सासू माँ की ग्राहक हैं और उनके हाथों में स्वाद है, इस हिसाब से तो ये हर दिन हजारों में कमाई कर सकती है, लेकिन ये तो बस 1 रुपए में ही खिला रही है। मुझे किसी भी तरीके से इनका ये व्यापार अपने हाथों में लेना होगा और फिर मैं करारे करारे नोट गिना करूँगी। किधर खो गई? कस्टमर को खाना सर्व कर, उधर ढोकला दे, इधर थेपला दे और सामने खांडवी, और उधर जलेबी रखी है, वो भी सबको दे दे। कोकिला के कहे अनुसार हेतल सभी को खाना परोस देती है। कुछ दिन ही लगातार यूं ही अपनी सास की वो मदद करती है और ऐसे ही एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है और हेतल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल ना, क्या बात है? माँ जी, मैं कह रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैंने जिगर को आपसे दूर कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं चाहती हूँ कि अब से हम तीनों एक साथ रहें और मैं आपके व्यापार में मदद भी किया करूँ। अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, तो एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूँ, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से आपका ये 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस मैं संभालूं। हाँ, बात तो तूने बहुत अच्छी कही है बहू, पर मैं अपना बिजनेस तुझे नहीं दे सकती। क्यों माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यकीन तो है, लेकिन इतना सारा काम तेरे अकेले से हैंडल नहीं होगा। इसीलिए जब तक तू परफेक्ट नहीं हो जाती, तब तक मेरे ही हाथों में रहेगा। पहले तुझे थाली वाले कामों में परफेक्ट होना पड़ेगा, फिर देखूंगी मैं तुझे सारा बिजनेस देने की। कोकिला की बात सुनकर हेतल झूठा मुस्कुरा देती है। वक्त गुजरता चला जाता है, पूरा काम सीख जाती है वो, पर अभी भी कोकिला उसके हाथ 1 रुपए गुजराती थाली बेचने वाला कार्य करवाती है। अब हेतल का पूरा ध्यान इसी बात पर था कि किस तरह से कोकिला को इस काम से दूर किया जाए। ऐसे ही एक दिन जब कोकिला अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी हेतल घर की सीढ़ियों में कुछ कांच रख देती है और छुप जाती है। कोकिला जैसे ही अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है, तभी कांच उसके पैर में चुभ जाते हैं और उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरी तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी हेतल भाग कर आती है और बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आप गिर कैसे गयी? मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गई। मेरे पैर और कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हे कृष्ण भगवान, ये क्या हो गया? इतना कहकर कोकिला बेहोश हो जाती है।
हेतल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर कोकिला को अस्पताल लेकर जाती है। जिगर भी जल्दी से अस्पताल पहुंचता है और हेतल से कहता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे नहीं पता, अभी डॉक्टर आएंगी ना तो बताएंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आती है। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? जी देखिए, आपकी माँ के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से हमने उनके पैर पे प्लास्टर कर दिया है। अब करीबन 7-8 महीने तक उनका चलना फिरना बंद है। आप लोग उनका ख्याल रखिएगा। उन्हें जहाँ कहीं भी जाना हो उन्हें व्हील चेयर पे लेके जाइएगा और उन्हें सहारा दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर हेतल मन ही मन खिले गुलाब की तरह खुश हो जाती है और बोलती है, वाह, क्या सही निशाना लगाया है। अब माँ जी रहेगी घर पर और मैं संभालूंगी 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस। अब तो मैं माला माल होने वाली हूँ। तो तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आप चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। होश में आने के बाद कोकिला को जब पता चलता है कि वो अब चल नहीं सकती तो वो बहुत निराश हो जाती है। तभी हेतल उन्हें हौसला देते हुए कहती है, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि आप अपने 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उसे संभाल लूंगी और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप संभालते हैं। आप घर में बैठकर आराम कीजिए। अगले ही दिन हेतल कोकिला की जगह ठेले पर जाना शुरू कर देती है। हर दिन की तरह उस दिन भी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और हेतल सभी से बोलती है, अब से कोकिला बहन यहाँ पर आप सभी को 1 रुपए में गुजराती थाली खिलाने के लिए नहीं आएंगी। आज से गुजराती थाली की कीमत 100 रुपए हो गई है। जो कोई भी 100 रुपए दे सकता है उसे मैं गुजराती थाली बनाकर दे दूंगी। कृपया 1 रुपए लेकर मेरे पास ना आए। हेतल की बात सुनकर सभी कस्टमर आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद काफी लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जेब में 100 रुपए लिए थे वो गुजराती थाली खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे करके हेतल 100 से 150, 150 से 200 पर थाली का दाम ले आती है। अब सारा दिन में कुछ गिने चुने लोग ही गुजराती थाली खाने के लिए आया करते थे। वहीं घर बैठी कोकिला अपने आप से बोलती है, हे भगवान, न जाने मेरी बहू सारी चीजों को कैसे संभाल रही होगी। वो सबको समय पर सारी चीजें दे भी पा रही होगी कि नहीं। कोकिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी कोकिला की एक जानकारी विमला, जो कि उसकी एक ग्राहक थी, वो उसके पास आती है और उसे ठेले का सारा हाल सुनाती है कि किस तरह से हेतल ने लोगों से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर कोकिला को बहुत दुख पहुंचता है। कोकिला ये सारी बातें जिगर को बताती है। जिगर हेतल की ये सारी बातें सुनकर जिगर गुस्से से तिलमिला उठता है। शाम को जैसे ही हेतल घर आती है तभी कोकिला उससे बोलती है, बहू काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माँ जी, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चलाया करती थी। मैं सभी को 1 रुपए में बिल्कुल वैसा ही खाना दे रही हूँ जैसा आप दिया करती थी। और जो जितना मांगता है ना, मैं तो उससे ज्यादा ही देती हूँ। और अब तो पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे हैं। सच में माँ जी, आपने ये जो कार्य शुरू किया है, इससे तो बहुत लोगों का भला हो जाता है, कितने गरीबों का पेट भर जाता है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे आपके इस 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाले काम में मदद करने का मौका मिला है। हेतल की बात सुनकर जिगर का गुस्सा और बढ़ जाता है। एक जोरदार तमाचा लगाता है और बोलता है, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म आती है कि नहीं आती है? मुझे और माँ को दोनों को सब कुछ सच पता चल चुका है। माँ सबको गुजराती थाली देती थी ताकि सबका पेट भरे, लेकिन तुम तो व्यापार करने में लग गई। अरे शर्म तो आई नहीं तुम्हें, लोगों से उनका अधिकार छीनते हुए। हेतल बेटा, मैं तुझ पर इतना यकीन करके तुझे इतने दिनों तक काम की बागडोर सौंपी थी। मैं इतने दिनों तक काम नहीं बंद कर सकती थी। मुझे लगा कि तू सुधर गई होगी, लेकिन तू तो लालची की लालची ही रही। पहले दिन धन दौलत के चक्कर में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और अब तूने ना जाने कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया। हेतल, इतने बुरे काम करके तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। हेतल, तुझ में थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं आई। हेतल, अब मुझे नहीं रहना तुम जैसी बदतमीज औरत के साथ। तुम एक कपटी औरत हो जो गरीबों से उनका हक छीनती है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। दीकरा, ऐसे मत बोल। हेतल ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उससे ऐसे अलग मत हो बेटा। ये तेरी पत्नी है, तूने इसे छोड़ दिया तो लोग इसे ताने दे देकर इसे ही मार देंगे। ये बुरी है या बहुत बुरी है,
जैसी भी है इसका ख्याल तो हमें ही रखना है ना। कोकिला की बात सुनकर हेतल को अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि इतना बुरा करने के बाद भी उसकी सास ने उसी का साथ दिया। जिसके बाद ही हेतल अपनी सास के आगे हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है। कुछ ही दिनों बाद कोकिला का प्लास्टर भी खुल जाता है और वो वापस से अपना 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने का काम शुरू करती है और वापस से गरीब लोग, असहाय लोगों का पेट भरना शुरू कर देती है। और साथ ही हेतल भी बिना किसी लालच के अपनी सास का साथ देने लगती है। जबलपुर शहर में मीरा और उसकी बेटी रश्मि रहती थी। मीरा की बेटी रश्मि बहुत कामचोर थी और वो कुछ काम बिना कहे नहीं करती थी, बस सारा दिन सोती रहती थी और मीरा पूरा घर संभालती थी। और फिर एक दिन सुबह के समय मीरा रश्मि के कमरे में जाती है। ओ रश्मि, उठ जा, समय देख, सूरज निकल गया है, तुझे शर्म नहीं है? अरे रश्मि, पता नहीं कब सुधरेगी, दुखी हो गई हूँ मैं तो इससे। जल्दी से इसकी शादी हो जाए, क्या पता सुधर जाए। हाँ माँ, उठ रही हूँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। इस लड़की को कौन समझाए, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। अब इसकी शादी कराना ही सही रहेगा। जब घर की जिम्मेदारियाँ उठाएगी ना तो सब समझ जाएगी ये। ऐसा बोलकर मीरा रश्मि के कमरे से रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। तभी मीरा का पड़ोसी रमेश आता है। मीरा बहन, कहाँ हैं आप? अरे ओ मीरा बहन। हाँ भाई साहब, आती हूँ अभी। मीरा रसोई से बाहर आती है। अरे भाई साहब, कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ मीरा बहन, सब ठीक है। मार्केट से आ रहा था तो सोचा कुछ काम की बात कर लूं। कैसी काम की बात? भाई साहब माफ करना, मैं समझी नहीं कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? मीरा बहन, मेरी नजर में आपकी बेटी रश्मि की शादी के लिए शहर के पास का एक लड़का है और अच्छा खासा घर बार है उसका। तुम्हारी बेटी रश्मि बहुत खुश रहेगी वहाँ पर, तो सोचा कि तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ते की बात ही कर लूं, अगर आप बुरा ना माने तो। मेरी बेटी घर का काम तो करती नहीं है, ऊपर से उसे खाना बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, जब शादी होने के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो अपने आप से बनाना सीख जाएगी और घर भी संभाल लेगी, और उसकी उम्र भी हो गई है शादी की। अरे वाह रमेश भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की खबर लाए हैं आप। मेरी लड़की बड़ी भी हो गई है और रश्मि को सब काम अच्छे से आता है। मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है, उसे हर तरह का खाना बनाना आता है और मुझे पता है मेरी लड़की पूरा घर अच्छे से संभाल लेगी। मीरा बहन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर मैं कल लेकर आता हूँ लड़के और उसके परिवार को शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है और फिर अगले दिन योगेश और उसकी माँ रश्मि को देखने के लिए रश्मि के घर आते हैं। रिश्ते के कुछ हफ्ते बाद रश्मि और योगेश की शादी हो जाती है और रश्मि धीरे धीरे सब सीख जाती है और पूरा घर भी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रश्मि की सास सरिता रश्मि से बिरयानी बनाने के लिए बोलती है। बहू, आज सबके लिए बढ़िया सी बिरयानी बना ले, काफी समय हो गया बिरयानी खाए। जा, सबके लिए आज बिरयानी बना, तेरे हाथ की बिरयानी खानी है मुझे और योगेश को। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। रश्मि ऐसा बोलकर रसोई में चली जाती है और फिर अपने आप से बोलती है, अरे माँ जी ने मुझे क्या बनाने को बोल दिया? मुझे तो सादा खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। रसोई के पीछे वाली खिड़की से मंगा लेती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रश्मि अपने पति योगेश और अपनी सास के लिए बिरयानी बनाकर थाली में परोस कर ले आती है और सब बैठकर खुशी खुशी खाते हैं। पर असल में वो बिरयानी बनाई नहीं होती, ऑर्डर करके मंगाकर सबको खिलाती है वो। अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तूने तो। भाई मजा आया। स्वाद स्वाद में मैंने 2 प्लेट बिरयानी खा ली और पता भी नहीं चला। हाँ रश्मि, बिरयानी वैसे बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया खाकर। आज तुम्हारे हाथ की बिरयानी भी खा ली हमने। सरिता और उसके बेटे योगेश को रश्मि के हाथ की बिरयानी पसंद आई थी और सरिता और योगेश रश्मि को बिरयानी बनाने के लिए बोलते थे और रश्मि हर दूसरे दिन बिरयानी ऑर्डर करके सबको खिला देती थी। सभी खुशी खुशी खा भी लेते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फिर एक दिन सरिता की बहन बिमला रहने के लिए गांव से आती है। अरे ओ सरिता, कहाँ है? घर में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं चली गई है क्या? ये आवाज तो विमला दीदी की लग रही है, शायद मेरा वहम होगा, छोड़ो। अरे ऐसे कहाँ चली गई जो अभी तक बाहर नहीं आई? अरे फिर से आवाज आई विमला दीदी की।
बाहर जाकर देखती हूँ। सरिता अपनी बड़ी बहन की 2 बार आवाज सुनने के बाद कमरे से बाहर आती है और विमला को देखकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और आते ही उसे गले लगा लेती है। विमला दीदी, आपने तो दिल खुश कर दिया यहाँ आके। दीदी, सच में बहुत खुशी हुई आपको देखकर। जब से योगेश और बहू रश्मि की शादी हुई है तब से समय ही कहाँ मिला फुर्सत में बात करने का। हाँ, मैंने सोचा कि अभी गर्मी कम है तो हो आऊं कुछ दिन और तेरे बहू और बेटे से भी मिल लूंगी। वैसे कहाँ है तेरी बहू रश्मि? बुला तो जरा, मिलवाओ उसे अपनी मौसी से। हाँ, अभी बुलाती हूँ दीदी, रुको। अरे ओ रश्मि बहू, जरा बाहर आ, देख कौन आया है। रश्मि अपनी सास सरिता की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आती है और अपनी मौसी सास को देखकर बोलती है, नमस्ते मौसी जी। जीते रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। रश्मि बहू, जा कुछ बना ले। तेरी मौसी सास इतनी दूर से आई है, चाय और उसके साथ कुछ बना ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ बनाकर, आप दोनों बात कीजिए जब तक। रश्मि चाय और पकोड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है और चाय और पकोड़े बनाकर विमला के लिए और अपनी सास के लिए लेकर आती है और तीनों सास बहू चाय पीते पीते बातें करते हैं और बातें करते करते शाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही रश्मि का पति योगेश आ जाता है ऑफिस से और अपनी मौसी को देखकर खुश हो जाता है। अरे, आज मौसी जी हमारे घर आई है। मौसी जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। रश्मि, जाओ मौसी जी के लिए ना अपने हाथ की ना वो टेस्टी वाली बिरयानी बना के ले आओ। अरे हाँ योगेश बेटा, मैं भी यही बोलने वाली थी बहू से। जा बहू, अब सभी आ गए घर पर, तू खाने में अपने हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी बना कर ले आ। हाँ माँ जी, बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी तुरंत बना कर लाती हूँ। रश्मि रसोई में जाकर बिरयानी ऑर्डर कर देती है और बार बार रसोई की खिड़की से देखती रहती है कि कोई रसोई में आ ना जाए और रश्मि की सच्चाई सबको पता न चल जाए। इसलिए वो बार बार सब पर निगरानी रखती है और डराते ही वो सबके लिए थाली में बिरयानी परोस कर दे देती है। अरे वाह वाह बहू, तूने बिरयानी तो बहुत टेस्टी बनाई है। तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। जो इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है और वो भी इतने कम समय में, सिर्फ और सिर्फ 15 ही मिनट में। हाँ दीदी, जब से रश्मि बहू ने शादी के बाद हमें पहली बार अपने हाथ से बनी टेस्टी बिरयानी खिलाई थी, जब से हम हर दूसरे दिन बिरयानी खाते हैं बहू के हाथ की। सभी खुशी खुशी बिरयानी खाते हैं और रश्मि की तारीफ करते हैं। किसी को कोई शक नहीं हुआ था। ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया था। किसी को जरा सी भनक नहीं पड़ी कि वो सब इतने दिनों से रश्मि के हाथ की नहीं बल्कि बाहर की गई ऑर्डर हुई बिरयानी खा रहे हैं। और फिर एक दिन रश्मि की सास सरिता किसी काम से रसोई में जाती है और देखती है कि स्लैब के नीचे बहुत सारे बिरयानी के रैपर पड़े हुए हैं और सोचती है, ये इतने सारे रैपर कहाँ से आए? हमने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं करा और बहू ने बिरयानी बनाई तो कुछ बर्तन भी गंदा नहीं हुआ, सब कुछ साफ सुथरा रखा हुआ है। और बहू बिरयानी बनाने के बाद रसोई में भी नहीं आई, जो उसने सफाई कर दी होगी। जाके पूछती हूँ। सरिता बिरयानी के सारे रैपर लेकर रश्मि के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रश्मि बहू, ये सब क्या है? मतलब इतने दिन से तुम हम सबको बाहर से ऑर्डर की हुई बिरयानी खिला रही थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। तो जब आपने मुझे पहली बार बिरयानी बनाने को बोला तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको आकर मना कर दूं कि मुझे बिरयानी बनानी ही नहीं आती, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगा ली। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। आखिर में रश्मि का सच सबके सामने आ जाता है और रश्मि अपने पति योगेश, अपनी सास सरिता से माफी मांग लेती है और उसकी सास रश्मि को बिरयानी बनाना सिखा देती है। फिर रश्मि अपने हाथ से बनाई हुई बिरयानी सभी को खुशी खुशी खिलाती है। सरला सुबह सुबह हॉल में बैठी सब्जी काट रही थी और साथ में बैठी अपनी बहू से बातें भी कर रही थी। अरे बहू, मेरे ससुराल वाले तो अजय की शादी के लिए इतना जोर डाल रहे थे कि एक बार तो मुझे लगा कि मेरे अजय की शादी किसी गोरी विदेशी लड़की से ही होगी। तो ये आप मुझे क्यों सुना रही हैं? अगर आपको अपने बेटे की शादी किसी गोरी काली या किसी 5 बच्चों की माँ से करवानी ही थी तो आप कर देती, मुझे क्या। अरे बहू, तू गुस्सा क्यों हो रही है? बल्कि मैं तो तुझे ये कह रही हूँ कि मेरे बेटे की डिमांड देश विदेशों तक है। डिमांड का तो पता नहीं, लेकिन लड़कियों ने इन्हें देख लिया होता
तो आपको गाली देकर जरूर जाती। अपने इंडियन ब्लैक माम्बा जैसे शक्ल वाले बेटे को माँ जी अपने बेटे की तारीफ कैसे कर सकती हैं? कुछ कह रही है क्या बहू तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ कैसे कह सकती हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही थी मेरे भाग्य में इतना डिमांडिंग पति लिखा था, मुझे तो आज पता चला। वो तो है बहू, मेरा बेटा लाखों में एक है। वैसे मैं बातों बातों में तो भूल ही गई, तुझे ये बताना 1 हफ्ते बाद मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है। क्या बात कर रही हैं माँ जी, हमारे घर विदेशी मेहमान आने वाले हैं, फिर तो हमें उनके स्वागत में तैयारियाँ करनी चाहिए। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ मैं उसके लिए विदेशी खाना बनाऊंगी और तो और इंग्लिश भी बोलूंगी। गजब माँ जी, गर्दा उड़ा देंगे। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि वो भारत आए हैं। अब दोनों सास बहू अपने विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियों में लग जाती हैं और सरला भी अपनी बहू के नक्शे कदम पर चलने लगती है। अरे सरला, आज खाने में क्या बनाया है तेरी बहू ने? अरे सरला, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये मुंडी घुमा रही है इधर से उधर, कहीं बैठे बैठे इसे लकवा तो नहीं मार गया? वाई डूइंग? या डूइंग इज वेल, यू नो इंग्लिश। तो बिमलू, कैसी लगी मेरी इंग्लिश? सरला, तूने अपनी ये क्या हालत कर रखी है? सब ठीक तो है ना? ये पैंट शर्ट, काला चश्मा, ऊपर से तूने शर्ट भी बांध रखी है। या आई थिंक माई लुक वेरी नाइस, यू टॉक मी लुक। अरे विमलू, मैंने कहा मेरा लुक ना बहुत अच्छा लग रहा है, तू मेरी तारीफ कर सकती है। सरला, तारीफ तो छोड़, लेकिन पहले तू मुझे ये बता कि तू ये सब कब से करने लगी? तुझे अब बुढ़ापे में पैंट शर्ट पहनकर भीख मांगना पड़ रहा है। रोम रोम नथिंग, मी बैगर। अरे विमलू, ये तू क्या कह रही है? मैं भिखारन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने भाई के आने की खुशी में विदेश तौर तरीके सीख रही हूँ। वो विदेश से सालों बाद आ रहा है ना। रुक, तुझे अभी मैं चलकर बताती हूँ। इतना बोलने के बाद सरला टकमटक कर चलकर दिखाती है और जैसे ही पलट सरला वापस आ रही होती है, वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। सरला, इस उम्र में तू अपनी 1-2 हड्डियाँ और तुड़वा कर मानेगी, मुझे लगता है। देख, मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, अगर तेरा भाई आ रहा है तो उसे आने देना। तू जैसी है वैसे ही रह, तू उसे वैसे ही पसंद आ जाएगी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो मुझे खाना बनाना भी सीखना है। तुझे क्या पता बिमलू, मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका से। हाँ, लग रही है तू। और अगर मैंने तेरा ये नाटक 2 मिनट और देखा ना, तो मेरा सर घूम जाएगा और मुझे दौरे पड़ने लगेंगे। हाँ, जा विमलू तू भी, लेकिन देख लियो तू भी ना, इंग्लिश बोलना और विदेशी तौर तरीके तो मैं सीख रही रहूंगी। विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सरला खुद तो मॉडर्न बनी घूम ही रही थी, लेकिन अपनी बहू को भी मॉडर्न कपड़े पहनने को कहती है। अब दोनों सास बहू साथ साथ विदेशी तौर तरीके में ही लगी रहती हैं। ऐसे ही 1 सप्ताह निकल जाता है। एक रोज सुबह के समय डोरबेल की आवाज आती है और काजल घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे एक आदमी दिखता है। जी कहिए, आप कौन और क्या काम है? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या चाहिए? माँ जी बाहर आइए ना जाने कौन आया है और कुछ बोल भी नहीं रहा, बिना मतलब ही इतना स्टाइल दिखा रहा है, लगता है गूंगा या बहरा है। अरे हट जरा तू, मैं भी तो देखूं कौन है। अरे रॉकी तू? अरे बहू, यही तो मेरा छोटा भाई है रॉकी। रॉकी मेरे भाई, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। अरे बहू, ये नारियल जैसा सूखा गोला सरला का भाई है क्या? ये विदेशी तो कहीं से नहीं लग रहा है। अरे वो क्या है ना दीदी, अभी बातों से ज्यादा हमको भूख लगी है। अरे कुछ बनाई हो तो दे दो खाने को। हाय, ये क्या था? बहू, ये तो अमेरिका से आया है ना, लो कर लो बात। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इनकी भाषा तो सुनकर मुझे भी झटका लग रहा है। मेरी तो इतनी मेहनत गई पानी में, बिना मतलब ही मैंने इतनी मेहनत की। चल बहू अंदर चल, जरा मैं भी तो देखूं कि अब सरला क्या करती है। उस दिन तो इंग्लिश बोल कर मेरा दिमाग खा गई। अब सरला अपने भाई को हॉल में लेकर आती है और रॉकी हॉल में बैठता है। तभी सरला अपनी बहू से खाना लाने को कहती है। माँ जी, इनके लिए बर्गर, पास्ता, पिज्जा क्या बना दूं? क्योंकि इन्हें हमारा इंडियन खाना तो पसंद नहीं आएगा। अरे दीदी, दाल भात काफी है हमारे लिए, बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से हम कुछ नहीं खाए। बहू जा, दाल चावल और सब्जी ले आ रॉकी के लिए। और रॉकी तू मुझे सच बता, तू अमेरिका से ही आ रहा है ना?
कपड़े तो तेरे विदेश के मुताबिक सही हैं, लेकिन तेरी भाषा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सरला, तू तो कह रही थी कि तेरा भाई अमेरिका में रहता, फिर क्या हुआ? तेरा अमेरिका से आया हुआ भाई अपनी अमेरिका की बोली भूल गया क्या? अच्छा, कहीं हम इसकी इंग्लिश सीख ना जाएं, इसीलिए बोल नहीं रहा है। या आई टॉक टू इंग्लिश, आई वॉक टू इंग्लिश, आई बोलिंग इंग्लिश, समझ इंग्लिश, देख इंग्लिश, दिखा इंग्लिश, क्या बताएंगे आपको इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे ना इंग्लिश तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये खातिर हम बोलते नहीं हैं। और दीदी आपको बताए थे ना कि हमारा दोस्त बिहार से है, वही हमको ये भाषा सिखाया है। क्या बात है, मैंने भी ना जाने क्या क्या सोच लिया था कि मेरा भाई आएगा तो मैं उसकी इंग्लिश कैसे समझ पाऊंगी, वो क्या खाएगा, मुझे बनाना आएगा भी या नहीं। अरे दीदी तुम काहे चिंता कर रही हो, हम तुमको अंग्रेजी सिखाएंगे। अरे अमेरिका से आए हैं तो तुमको इतना तो सिखा ही सकते हैं ना। और तुम चिंता मत करो, हम जाने से पहले तुमको और तुम्हारी बहू को अरे इंग्लिश खाना पीना सब सिखा देंगे। हाँ, मैं भी अभी के लिए चलती हूँ। मैं कुछ सीखूं या ना सीखूं, लेकिन मर जरूर जाऊंगी। सरला को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई वाकई विदेश से आया है, क्योंकि रॉकी के बोलने के ढंग से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो विदेश से आया है। और उसका खान पान भी देसी था, विदेशी तो दूर की बात है। माँ जी सच बताइएगा, आपने मुझसे अपने भाई को लेकर झूठ बोला ना कि वो विदेश से आए हैं? अरे यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो विदेशी बनकर आने वाला था, लेकिन आया एकदम देसी बनकर। कुछ तो ये मुझसे जरूर छुपा रहा है। और सुनना, इसे तो विदेशी खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तू एक काम कर, एक तो विदेशी डिश बना दे, जब इससे उन डिश का नाम पूछेंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा। हाँ माँ जी, ये आइडिया अच्छा है। रुको, अभी ही बनाती हूँ विदेशी डिश। अब काजल अपनी सास के भाई रॉकी के लिए विदेशी खाना बनाती है और खाना टेबल पर लगाने के बाद जब सरला अपने भाई रॉकी को बुलाती है तो रॉकी भी खाना देखकर सरला से कहता है, ये सब का है दीदी, कोई आने वाला है का? अरे इतना सारा खाना बनाई हो, लेकिन का बनाई हो समझ ही नहीं आ रहा कुछ हो। ये इंडियन खाना तो नहीं लगता है, कहीं बाहर का है का? अरे तुझे नहीं पता कि ये खाना कहाँ का है, बल्कि तुझे तो पता होना चाहिए कि ये खाना कहाँ का है। अरे दीदी आप तो जानती हो ना कि आपका भाई कितना बड़ा गरीब है अमेरिका में। अरे कैसी बात कर रही हो आप? अरे हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अरे हम तो जीने के लिए तरसते थे। अरे कितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, वो खाने में बर्बाद थोड़ी करेंगे। ये खातिर हमको नहीं मालूम ये बरका बरका खाना कैसा होता है, हम नहीं जानते इको। हम तो वही सूखी रोटी प्याज के साथ खा के रहते थे वहाँ पर। चल अब सच सच बता कि तू विदेश से आया है ये देसी बनकर। देख रॉकी, झूठ बोला ना तो मैं भी तेरी दीदी हूँ, तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूँगी तेरा। ओ दीदी सच्चो बताए ना आपको, तो हम बिहार से आए हैं। वो का है ना दीदी, हम अमेरिका जा रहे थे तो हमें एक लड़की दिख गई और हमको बहुत पसंद भी आ गई, और इत्तेफाक से वो हमसे पट भी गई और हमसे प्यार करने लगी। तो हम क्या किए, उसे ब्याह कर लिए और हमारा 2 बच्चा भी है। और लेकिन पिताजी को बताते ना तो पिताजी हमको बहुत मारते। ये खातिर हम बिहार में सेटल हो गए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। माँ जी, इतना बड़ा झूठ बोला गया कि आपके भाई अमेरिका में है। सरला जब अपने भाई के मुंह से ये सुनती है तो उसके बाद तो सरला का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो अपने भाई को ही घर से निकाल देती है।